So yes, hello and welcome to the Unacademy UPSC Live YouTube चैनल। नमस्कार प्रिय साथियों, और आप सभी आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक लाया हूं, और इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप मुझे सही से देख पा रहे हो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you can see me and hear me properly. If the audio is proper, अगर आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं, then we will get started with the topic of discussion for today. तो हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। So we are going to discuss today about modern Indian history. आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। I will try to come up with a comprehensive course, Rajveer, Ranveer. Thanks for your suggestion. Audio video is good. Okay. Then we can get started with the session. तो आज के काम की हम शुरुआत कर सकते हैं, आज की डिस्कशन की हम शुरुआत कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मतलब ब्रिटिश शासन का क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा? भाई, लगभग ब्रिटिश के रूल की यदि मैं बात करूं तो ब्रिटिश रूल इंडिया में लगभग 350 सालों तक रहा, 350 ईयर्स तक रहा। हालांकि ऐसा बोला जा सकता है कि शुरुआत में ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स की तरह आए थे, व्यापारियों की तरह आए थे, और फिर वो बाद में अपने आप को रूलर्स के रूप में, शासकों के रूप में स्थापित कर लिया। लेकिन ब्रिटिश का प्रेजेंस भारत में लगभग 350 सालों तक रहा। तो ब्रिटिश ने इन 350 सालों में, इन 350 इयर्स में, इंडिया को हर सेगमेंट में इंपैक्ट किया, हर सेगमेंट में प्रभावित किया। ब्रिटिश के भारतीय समाज पे भी प्रभाव को देखा जा सकता है। ब्रिटिश के इंडियन सोसाइटी का इंपैक्ट पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या इंपैक्ट पड़ा ब्रिटिश के रूल का, ब्रिटिश के शासन का? तो दोस्तों, हालांकि मैं इस टॉपिक के बारे में कई बार पहले आप लोगों से डिस्कशन क्यों रहा, तो इसका कारण इसके पीछे इंडिया, भारत ब्रिटिश के लिए एक प्रॉफिटेबल डील था, एक लाभदायक देश था। एक्सपेंसिव होगी तो ब्रिटिश मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो रेट है वो तो महंगी हो रही है, लेकिन ब्रिटिश मार्केट में उस चीज की डिमांड कम होगी ना, क्योंकि हाई अगर उसकी प्राइस होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, लोग उसको लेंगे नहीं। अगर कोई चीज ब्रिटेन में 100 रुपए की और वो भारत में जा रही है, वो 100 रुपए की बिक रही है, तो यहाँ पे टैरिफ्स ही नहीं लग रहे। अब टैरिफ्स इसलिए नहीं लग रहे ताकि ब्रिटेन अपना एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ा सके, ब्रिटेन ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट अपना इंडिया में कर सके, और इंडिया से जितनी भी प्रोडक्ट्स ब्रिटेन में जाते थे उन हाई टैरिफ होता था, ताकि इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो, इंडिया के उत्पादन की मांग कम हो। तो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी 1813 के 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में लाई गई थी। 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा लाई गई थी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 1813 चार्टर एक्ट। यूपीएससी में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हर साल लगभग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, अधिनियम से जुड़ा, एक्ट से जुड़ा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। इस साल जो आपका प्रश्न आया था वो 1813 के चार्टर एक्ट से जुड़ा था, 1813 चार्टर एक्ट से जुड़ा था। अब ब्रिटिश के समय भारत में कई सारे अधिनियम, कई सारे कानून आए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1784 का पिट्स एक्ट हो, 1794 का चार्टर एक्ट हो, बारे में मैंने आपको बताया। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी भी आई थी भारत में। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी के साथ साथ भारत में
शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया गया और क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरी भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही आई थी, है ना। आगे जब आप 20th सेंचुरी में जाते हो तो 20वीं शताब्दी में आप 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म देखोगे, 1919 का मोंटफोर्ड रिफॉर्म देखोगे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखोगे, क्रिप्स मिशन आता है इंडिया में, अगस्त ऑफर आता है ना, कैबिनेट मिशन प्लान आता है। तो ये सारे आप लोगों को अच्छे तरह से याद करने, हर बार कोई ना कोई प्रश्न आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1909 वाला है, 1813-33 वाला भी है, 1919 का मोंटफोर्ड रिफॉर्म है और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। वैसे तो देखो आप लोगों को इनको सेपरेटली पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, यू नीड नॉट रीड देम सेपरेटली, क्योंकि जब आप बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ते हो तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जब आप पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपको किताबों में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पता लग जाएगा। जब आप 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवादी युग के बारे में पढ़ते हो, किस तरह से इंडिया में 1857 के साथ राष्ट्रवादी युग की शुरुआत होती है, नेशनलिस्ट फेज की शुरुआत होती है। तो राष्ट्रवादी युग में आप लोग देखते हो शुरुआत में लगभग सभी नेताओं के द्वारा एक मांग रखी जाती है कि भारतीयों को प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, इंडियन शुड हैव लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारतीय मांग कर रहे थे प्रशासन में ज्यादा अधिकार मिले, तो 1861 का काउंसिल एक्ट इसी का फ्लाउट था, क्योंकि उसमें काउंसिल की संख्या को, काउंसिल के सदस्यों की संख्या को भारतीयों के लिए बढ़ा दिया गया था, उसमें भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को भी एक जगह मिली, है ना। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि एक्ट को, अधिनियमों को आप लोगों को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट रीड देम सेपरेटली। मुक्त व्यापार की नीति ने भारत में इसी प्रकार की व्यवस्था को जन्म दे दी। सवाल उठता है कि इस वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी का जो इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश लाए, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हुआ। इसके इंपैक्ट को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक बात बताना चाहूंगा कि एक ऐसा समय आ गया था जब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो एक्सपोर्ट रेशियो था, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो एक्सपोर्ट रेशियो था 1820 के आसपास की मैं बात कर, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी को आए केवल 7 साल हुए थे। तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो एक्सपोर्ट रेशियो, जो निर्यात का अनुपात था, वो 1:5200 था। 1:5200 इमेजिन कर सकते हो आप, 1:5200। मतलब अगर एक वस्तु भारत से ब्रिटेन जा रही है, अगर एक वस्तु इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो 5200 वस्तुएं, प्रोडक्ट्स ब्रिटेन इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर 10 वस्तुएं इंडिया से ब्रिटेन जा रही है, तो बदले में 52,000 प्रोडक्ट्स ब्रिटेन से इंडिया में आ रहे हैं। अगर इंडिया टोटल ब्रिटेन को 100 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कराए, तो 5,20,000 प्रोडक्ट इंपोर्ट भी कर रहा है। आप इमेजिन करिए, 1:5200 का रेशियो था, एक्सपोर्ट रेशियो। मतलब 1813 में जो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी आई, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति है। शुभाजित, आई विल कम अप विद स्पेक्ट्रम लेक्चर्स सून, मैं जल्दी स्पेक्ट्रम लेक्चर्स में आऊंगा। लेकिन जो एक तरफा मुक्ति व्यापार की नीति आई, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी आई, उस वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, एक तरफा मुक्ति व्यापार की नीति के चलते इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो एक्सपोर्ट रेशियो था वो 1:5200 का हो चुका था। इंडिया बिकेम ए नेट इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इंडिया जो था वो एक एक्सपोर्टर नेशन हुआ करता था पहले, अब वो केवल इंपोर्टर नेशन बन गया।
इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू एन इंपोर्टेंट नेशन। अब इसका आप लोग एक इंपैक्ट तो आपने ये समझा कि इंडिया के एक्सपोर्ट कम हुए, इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़े, और क्या इस पॉलिसी का कोई दूसरा प्रभाव भी था, कोई दूसरा इंपैक्ट भी था? तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आगे चल के जो आप ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को पढ़ते हो, धन के निष्कासन सिद्धांत को पढ़ते हो, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हम पॉलिसी पढ़ते हैं, धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है? हु गेव ड्रेन थ्योरी? वेरी गुड, दादा भाई नेहरू जी ने दी थी ना भाई, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी से अब ब्रिटिश की पॉलिसी के चलते ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत से धन निष्कासित होकर ब्रिटेन कैसे गया? अरे भाई, अगर हम ब्रिटेन के गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो इनको हमें कोई पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। जब ब्रिटेन गुड्स भारत में आएंगे तो उनका कोई चार्ज भी तो इंडिया को देना पड़ेगा ना। इस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन हुआ। तो ब्रिटिश पॉलिसी में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया पे क्या था। आप लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स निकाल सकते हो। अभी तक मैंने कौन कौन से पॉइंट बताए आपके? वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे वो कम हो गए, एक्सपोर्ट्स थे, सॉरी, इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे वो बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स जो थे वो कम हो गए। और तीसरा पॉइंट, इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और आइडिया मॉडर्न हिस्ट्री में देना चाहता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं एक आइडिया आपको देना चाहता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट आपका उपनिवेशवाद का पार्ट है, कॉलोनियलिज्म का पार्ट है। मैं आप लोगों को लिख के भी यहां पे बता देता हूं। एक पार्ट आपका उपनिवेशवाद का पार्ट है, कॉलोनियलिज्म की पार्ट है, और एक पार्ट आपका नेशनलिज्म का पार्ट है। एक पार्ट हमारा है राष्ट्रवाद। तो आधुनिक भारत के इतिहास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सिलेबस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। उपनिवेशवाद मतलब कॉलोनियलिज्म, और राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म। उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। शुरुआत में हमें जो पार्ट पढ़ना होता है वो होता है कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद, और इसके बाद हमें जो पार्ट पढ़ना होता है वो होता है नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। तो कॉलोनियलिज्म वाले पार्ट में, उपनिवेशवाद वाले पार्ट में हमें इस बात को देखना होता है कि किस तरह से इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश ने किया, किस तरह से ब्रिटेन ने भारत का आर्थिक शोषण किया और भारत पर कंट्रोल किया। 2 चीजें हमें कॉलोनियलिज्म के पार्ट में नोटिस करना होता है। एक तो भारत पर किस तरह से ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे, बंगाल के साथ युद्ध लड़ रहे थे, मैसूर के साथ युद्ध लड़ रहे थे, मराठाओं के साथ युद्ध लड़ रहे थे, प्लासी का युद्ध लड़ रहे थे, बक्सर का युद्ध लड़ रहे थे, सब्सिडी अलायंस को साइन कर रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को साइन कर रहे थे, भारतीय राज्यों को अपनी गिरफ्त में कैसे ले रहे थे, है ना, और किस तरह से भारत पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल करने के साथ साथ, भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण करने के साथ साथ वे भारत में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भारत का कर रहे थे, आर्थिक शोषण भारत का कर रहे थे। तो ये हो गया आपका कॉलोनियलिज्म का पार्ट। ब्रिटिश भारत पर कंट्रोल कैसे करते हैं और ब्रिटिश भारत का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये 2 वर्ड आप याद रखना। कॉलोनियलिज्म वाले पार्ट में, उपनिवेशवाद वाले पार्ट में, एक तो हमको देखना होता है ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन और दूसरा हमको देखना होता है ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। तो
दूसरा पार्ट आपका राष्ट्रवाद में होता है। राष्ट्रवाद वाले पार्ट में आपको समझना होता है भारत पर ब्रिटिश ने कंट्रोल किया। जब भारत पर ब्रिटिश का आर्थिक शोषण चालू हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चालू हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसने किस तरह से राष्ट्रवाद के रास्ते को तैयार किया। क्योंकि एक बार जब आप नेशनलिस्टिक फेज में जाते हो, राष्ट्रवादी युग में जाते हो, इंडिया में जब आप राष्ट्रवादी चरण के बारे में पढ़ते हो, तो तब आप लोगों को एक चीज नोटिस करना होता है कि राष्ट्रवाद चरण में जब जाते हैं तब इकोनॉमिक नेशनलिज्म